नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 6 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या देख लेते हैं। मेरा नाम है विनीत सागर। लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently World Braille Day was celebrated on January 4 by United Nations and several other international organizations. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये ब्रेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है। दोस्तों ब्लाइंड पीपल के लिए एक स्क्रिप्ट है ब्रेल। एक्चुअली ये ब्रेल नाम कहां से आया, ये इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल करके एक साइंटिस्ट ने, क्रिएटर ऑफ दिस राइटिंग सिस्टम। ही वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1809। तो लुइस ब्रेल का इन्वेंशन है ब्रेल स्क्रिप्टिंग। तो ये जो फोटो में आप देख रहे हो ना, इस तरह होता है ब्रेल स्क्रिप्टिंग। देखो पेपर में इस तरह उठा हुआ डॉट्स रहता है। इसमें टच करने से ब्लाइंड पीपल को, अंध लोगों को, यह पता चल जाता है कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं ये को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 डॉट्स रहते हैं दोस्तों। 6 डॉट्स में अगर सबसे लेफ्ट टॉप वाला अगर उठा हुआ है तो इसका मतलब है वो ये है। बी में क्या है, 2 डॉट्स उठा हुआ रहेगा। सी में इस तरह ऊपर वाला 2 डॉट्स। तो इसी तरह इसको टच करके ब्लाइंड लोगों को किताबें पढ़ सकता है। एवरी ईयर वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 बाय यूनाइटेड नेशंस। तो दोस्तों ब्रेल डे कब है, जनवरी 4 को है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 बिकॉज बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल है। ठीक है, जो इसको इन्वेंट किया था उनका बर्थडे है लुइस ब्रेल। ब्रेल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स यूजिंग 6 डॉट्स। तो बेसिकली इसमें 6 डॉट्स रहते हैं दोस्तों। अगर कोई एग्जामिनेशन में पूछा कि ब्रेल में कितने डॉट्स होता है तो 6 डॉट्स है दोस्तों। एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 डॉट्स रहता है। 6 डॉट्स में 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे उठा हुआ रहेगा इस तरह, और पता चल जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। देखो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 इनैक्ट किया था। इसमें ब्लाइंड लोगों के साथ साथ एक स्पेशल कैटेगरी भी है, लो विजन अलोंग विद ब्लाइंड। ठीक है, तो ये भी उसी स्पेशल कैटेगरी में आता है। पूरा ब्लाइंड नहीं, लो विजन जिनका है उनको भी एक उसका एक परसेंटेज होता है, उनको भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन पे आता है, क्या लिखा है सबसे पहला, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 बिकॉज बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल। बिल्कुल सही है, मैंने अभी भी बताया आपको। ब्रेल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स यूजिंग ओनली 6 डॉट्स। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनैक्टेड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 विच प्रोवाइड स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड लो विजन अलोंग विद ब्लाइंड। तो दोस्तों ब्लाइंड कैटेगरी में ऐसा नहीं 100% ब्लाइंडनेस को ही इसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज में इंक्लूड किया है। जिसका लो विजन है, मैंने जैसे बोला कुछ परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत दिखता है, ऐसा नहीं। लो विजन, बिल्कुल लो विजन जिसका है उनको भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1995 में इंक्लूड किया हुआ है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुगली रिवर विच इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों हुगली रिवर के बारे में आप लोग सब सुने होंगे। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स लिखा हूं, इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ए पार्ट ऑफ हुगली रिवर फ्लोज थ्रू बांग्लादेश। तो दोस्तों यही गलत है। बांग्लादेश में कोई पार्ट नहीं है हुगली रिवर का, पूरा इंडिया में बह रहा है। अब देखो दोस्तों हुगली रिवर को के बारे में, हुगली रिवर ऑल्सो स्पेल्ड हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एंड आर्म ऑफ द गैंगेस रिवर। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कोलकाता फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से अगर इंडिया में एंटर करना है, कोलकाता में एंटर करना है, तो हुगली रिवर से हो सकता है। तो गैंगस का एक पार्ट ही है। गैंगस स्प्लिट इनटू पद्मा एंड हुगली रिवर नियर गिरिया मुर्शिदाबाद। तो गिरिया हुगली रिवर का सोर्स भी बोल सकते हो आप। तो गैंगस जो है आते आते स्प्लिट हो जाते हैं पद्मा में और हुगली में। पद्मा जो है सीधा बांग्लादेश में जाता है। टुडे देयर इज ए फर्दर मैन मेड बाइफर्केशन ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम एट फराका। तो फराका बैरेज के बारे में आप लोगों को पता होगा, एक मैन मेड बैरेज है। अब पद्मा फ्लोस ईस्टवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, whereas the हुगली फ्लोस साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। कोलकाता के नाम सुनते हैं आपको हुगली रिवर याद आई जाएगा। वैसे द रिवर्स फ्लोस थ्रू द रार रीजियन, द लोअर डेल्टाइक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इवेंचुअली इनटू बे ऑफ बंगाल। तो फाइनली इसका माउथ जो है बे ऑफ बंगाल में है।
Vast majority of the water that flows into the Hooghly River is provided by the man-made फराका फीडर कनाल। तो दोस्तों देखो, हुगली रिवर में जितने भी पानी है ना, उसके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है जो फराका फीडर कनाल है, मतलब फराका बैरेज के बाद जो फीडर कनाल होता है उसी में से जो पानी आता है वो हुगली रिवर को एनरिच करता है। अब देखो हुगली रिवर का एक स्पेशलिटी क्या है, ये जो फोटो में आप देख रहे हो ना, इस रिवर में इस तरह की छोटे टाइड्स बनते हैं। द टाइड रन्स रैपिडली ऑन द हुगली एंड प्रोड्यूसेस ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लूवियल फिनोमिना नोन एज टाइडल बोर। तो दोस्तों बेसिकली आप इतना ही जानिए कि हुगली रिवर की एक स्पेशलिटी इस तरह जो टाइडल बोर बनता है, बड़ा सा नहीं, ऐसा छोटा छोटा ऐसे टाइड्स बने रहते हैं हुगली रिवर में। तो हमें चारों स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, 3 सही है, 1 गलत है। तो बांग्लादेश में जाता नहीं है, बांग्लादेश में गैंगस जब स्प्लिट होता है पद्मा में और हुगली में, तो उसमें से पद्मा जो है बांग्लादेश में चला जाता है और हुगली इंडिया में ही रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, recently the union cabinet has approved the signing of a memorandum of cooperation between government of India and Japan on a basic framework pertaining to specified skilled worker. Which of the following sectors are included in specified sectors in Japan in which Indians will get opportunities? तो दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन का मतलब यह है, इंडिया एंड जापान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसमें इंडियंस को जापान में जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटीज है। सारे इंडियंस को नहीं, कुछ स्किल्ड सेक्टर्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को काम मिलेगा। तो जापान ने उस एग्रीमेंट में क्लियर लिखा है 14 स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं। आप लोग को यह बताना है 4 जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन कौन सा सेक्टर है उन 14 सेक्टर्स में इंक्लूडेड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये चारों जो स्टेटमेंट है, चारों सेक्टर जो है, चारों प्रोफेशनल्स जो है, इनका एलिजिबिलिटी है। कौन कौन सा? नर्सिंग केयर, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिलेटेड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi has approved the signing of a memorandum of cooperation between India and Japan on a basic framework pertaining to specified skilled worker। तो मैंने इसका मतलब तो आपको बता दिया ऑलरेडी। अब देखो दोस्तों, इंडियन वर्कर्स जो उधर जाके काम करेगा ना, उनको एक न्यू स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान भी मिलेगा। ठीक है, एक स्टेटस है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर करके जब जापान में जाएगा। तो वैसे 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स है जो अप्रूव किया है। ये कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। स्किल्ड इंडियन वर्कर्स फ्रॉम 14 सेक्टर्स विद नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिलेटेड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, लॉजिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड एंड बिवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड सर्विस इंडस्ट्री। तो दोस्तों मैक्सिमम प्रोफेशनल जॉब्स को कवर किया है बेसिकली। तो इंडिया एंड जापान के रिलेशंस के बारे में आपसे कोई पूछा, कोई एग्जामिनेशन में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ये भी आप कोट कर सकते हो। इस तरह की कोऑपरेशन इंडिया एंड जापान गवर्नमेंट के बीच में है। तो वैसे हमें हमारा आंसर तो मिल गया। ये जो चारों है, चारों सेक्टर्स जो है, जापान का जो 14 सेक्टर है जो अप्रूव हुआ है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, इसमें चारों हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पर आता है। दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है चीफ गेस्ट बन के आने वाला है रिपब्लिक डे परेड में, पर वो कैंसिल हो गया कोविड-19 की वजह से। अब दोस्तों चीफ गेस्ट जब आता है ना रिपब्लिक डे परेड के लिए, वो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है उनको, राइट। चीफ गेस्ट इज गिवन द सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर, ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का पर्सनल रहता है, वो लोग एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं राष्ट्रपति भवन में। फिर एक रिसेप्शन रहते हैं होस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर एक राजघाट में जाके एक रीत ले करते हैं। देयर इज ए बैंकेट इन हिज ऑनर, ए लंच है, प्राइम मिनिस्टर होस्ट करता है। फिर कॉल्स बाय वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इतने सारे फंक्शंस रहते हैं। फिर देखो दोस्तों रिपब्लिक डे परेड आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग डायरेक्टली देखा होगा दिल्ली में जाके, कुछ लोग टीवी में देखा होगा। आप लोग जरूर ये देखे होंगे जब चीफ गेस्ट आता है ना डायस पर, तब उनको अकम्पनी करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है ऑलरेडी सीटेड रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ गेस्ट को लेके आता है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक डे परेड को रिव्यू करता है। अब हम क्वेश्चन पे जाता है। देखो दोस्तों क्या क्या लिखा है, चीफ गेस्ट अकम्पनीज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू सैल्यूटिंग बेस। तो ये गलत है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया ऑलरेडी सीटेड रहता है। सेकंड क्या है, कन्वेंशनली नॉमिनेशन ऑफ ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड इज द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सक्लूसिव गिफ्ट। तो दोस्तों देखो, वैसे कौन सा कंट्री का चीफ गेस्ट आना है, यह सब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिस्कशंस होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होता है, इंडिया का रिलेशंस कैसा है उस कंट्री के साथ, ठीक है, यह सब देखा जाता है। पर अगर प्राइम मिनिस्टर को इंटरेस्ट है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री का चीफ प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बुलाना है, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि कन्वेंशनली ये फॉलो होता है। ऐसा बोला जाता है नरेंद्र मोदी जी का टॉप प्रायोरिटी था डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल जब आए थे। तो इस तरह अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा ना, कन्वेंशनली ऐसा देखा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर कंट्री का हेड को बुलाना है, तो ये भी होता है नॉर्मली, ठीक है। वैसे प्रोसीजर्स बहुत है, अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इंडिया के रिलेशंस कैसा है ये सब देखा जाता है, फिर इन्विटेशन भेजता है, फिर वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है, फिर कुछ भेजता है, इस तरह की प्रोसीजर्स रहता है। पर कन्वेंशनली ये फॉलो होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर इंटरेस्ट है तो ये भी हो सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 एंड अ फाइनल क्वेश्चन। Home to unique ecosystems called Fumdi, a local bird resembling miniature islands. These Fumdis are found in various forms, floating on the freshwater lake that serves a lifeline for the communities living around it. About which lake in India the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, लोकताक लेक। दोस्तों लोकताक लेक के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैसे लोकताक लेक में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं ना दोस्तों, इसको मणिपुरी लैंग्वेज में फुमडीज बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फुमडीज लोकल लैंग्वेज में फुमडीज बोलते हैं मणिपुरी में। दे कवर ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द लेक एरिया एंड mass of vegetation, soil, organic matter. Largest single mass of फुमडी is in the south eastern part of lake. देखो दोस्तों, इस लेक का साउथ ईस्टर्न पार्ट में लार्जेस्ट फुमडी मिलेगा, लार्जेस्ट मास ऑफ फुमडी मिलेगा, जहां वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क नेम्ड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मिलेगा आपको। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। पार्क वॉज फॉर्म टू प्रिजर्व द इंडेंजर्ड एल्स डियर सबस्पीशीज कॉल्ड संघाई। तो संघाई डियर के बारे में भी हमने पहले बताया। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क का एक स्पेशल एनिमल है, जिसका एक डियर है, उसका नाम है संघाई, राइट। अगर आपको लोकताक लेक का फोटो देखना तो देख लीजिए, ये है जिसमें वेजिटेशन आपको दिख रहा है बीच बीच में, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में इस तरह के वेजिटेशन बहुत बड़ा है, जहां केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जहां आपको संघाई डियर मिलेगा, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो, मैं उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम व्यूज़ बहुत कम है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।